हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल ये है कि देखिए, अदानी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट का जो इशू हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट के ऊपर कुछ कमेंट किया है। बोला है कि हमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचाना है। इसके लिए गवर्नमेंट से दरखास्त है कि रेगुलेशन को स्टेप अप करे ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल है। इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हुआ गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में। उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट है, आपको जस्ट पढ़ना है और इस की थीम को समझना है कि वी नीड टू स्टेप अप रेगुलेशन। तो ऐसा ये वाला बात ध्यान रखना, ये वे फॉरवर्ड में काम आएगा आपको इमीडिएटली। और एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आता नहीं इसमें आंसर लिख पाओ, बस वे फॉरवर्ड के लिए ज्यादा काम होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल इंडेक्स। एक है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, MSCI। इन्होंने अपना वेटेज अदानी फर्म्स में कुछ कुछ में कम कर लिया इंडिसेस में। उसके बारे में अपडेट्स है। ये भी ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा नहीं, अदानी अदानी चल रहा है इसका मतलब नहीं अदानी पे 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इट इज सिंपली कि ये सब जो इंडेक्स है, ये सब इंडिकेटर्स, सब कंपनीज हैं, ये सब इंडेक्स बनाती हैं। इस इंडेक्स को वर्ल्ड फॉलो करती है इन देयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो उनको ये हेल्प करता है कि कौन से, अगर MSCI का इंडेक्स में इसका वेटेज इतना है तो उस हिसाब से लोग लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं, इनको सिक्योर मान के। तो इनके अगर वेटेज में अदानी का फैक्टर कम होता है तो लोग उसमें कम इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सा इम्प्लीकेशन ये है। तो इसमें देखिए, दो कंटेक्स्ट में देखना आपको कि ग्लोबल इंडेक्स किस तरह इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। ये आपका पॉइंट बनना ही चाहिए, क्योंकि हिडेनबर्ग रिपोर्ट एक रिपोर्ट, फॉरेन रिपोर्ट है, और ग्लोबल इंडेक्स MSCI जो है वो भी फॉरेन रिपोर्ट इंडेक्स है। ये दोनों की वजह से अभी अडानी का शेयर कंटिन्यूसली घटा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स भी इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट्स आर स्लो ग्लोबल नाउअडेज। ये कंटेक्स्ट में आपका पॉइंट होना चाहिए। अब दूसरा बात ये है, यूके का काउंटर टेरर पॉलिसी है, उसका रिव्यू किया वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। और एंटी इंडिया रेटोरिक जो कश्मीर बेस्ड है, उसको की रीजन बताया, जो वहां पे यूके मुस्लिम्स के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा करते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग कश्मीर। उस और प्रो खालिस्तानी जो फोर्सेज हैं उनको भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया, बताया कि कैसे प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और कश्मीर रेडिकलाइजेशन ऑफ यूके मुस्लिम्स और कश्मीर ये पोटेंशियल टॉक्सिक है यूके सोसाइटी के लिए। उसको उन्होंने हाईलाइट करते हुए अपने पॉलिसी को रिव्यू किया, काउंटर टेरर पॉलिसी को, और बताया कि इन्वेस्टिगेशन होते टाइम 80% लोग जो होते हैं वो मुस्लिम्स रहते हैं, 80 to 90%, एंड 10% जो है एक्सट्रीम राइट विंग होते हैं। तो ये दिखाता है आपको कितना तरह से एक्सट्रीमिज्म यूके सोसाइटी में परसिस्ट करता है ऑन द इशू दैट आर पर्टिनेंट टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये पॉइंट आपको समझना है, बस इतना सही। एग्जाम में डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, बट यस, इसका फर्दर पॉइंट बन सकता है अकॉर्डिंगली जब आप इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का बात करो तब। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज में देखिए, कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल है। दो आर्टिकल आपको रीड करना पड़ सकता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो 3 आर्टिकल देखा आप तीनों स्किप भी कर सकते हो, बट यही है कि अगर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अब इन पार्लियामेंट जो बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर 2 आर्टिकल तो पढ़ने योग्य लगा कि देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटी क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि दोनों आर्टिकल पार्लियामेंट्री कमिटी संबंधित है। दूसरा बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि हमें यूनिफाइड मीडिया काउंसिल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये रीआइटरेट किया और बताया था कोई खास फ्रेमवर्क का, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क का हमें जरूरत नहीं है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन है, उसके जो चेयरपर्सन है, उनका मानना ये है, उन्होंने मीडिया काउंसिल सजेस्ट किया आईएनबी मिनिस्ट्री को, बिकॉज उनका मानना ये है कि दिस इज लिमिटेशन इन इन्फोर्समेंट ऑफ एडवाइजरीज issued by Press Council of India, which covers print media, news broadcasting standards authority, which covers private news channel। इन सब में इन्फोर्समेंट का जो भी एडवाइजरी है उसके इन्फोर्समेंट का चैलेंज है, वो इन्फोर्समेंट पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कमेटी ने सजेस्ट किया कि हमें पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है जिसमें स्टैब्लिशिंग मीडिया काउंसिल, क्योंकि प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों कवर करेगा। ये कंटेक्स्ट है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि डू वी नीड अ मीडिया काउंसिल, यूनिफाइड मीडिया काउंसिल अपने को चाहिए विद स्टैट्यूटरी पावर, यस और नो। उस मुद्दे पे बात है, उनके रेगुलेशन, मीडिया रेगुलेशन पे बात है ये। उस कंटेक्स्ट में आपको ये समझना है कम्युनिकेशन हुआ। शॉर्ट फॉर पॉइंट बन सकता है अगर क्वेश्चन आए टर्म मार्कर्स का। तो दूसरा एक आर्टिकल है सचल पैनल रिपोर्ट। देखिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सचल पैनल रिपोर्ट किस चीज के ऊपर है। बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर है कि माइनॉरिटी जो है इंडिया में, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी जो ज्यादा बैकवर्ड है शेड्यूल ट्राइब से, ऐसा सचल पैनल रिपोर्ट का मानना है। इसके संग एक और रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, उसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है कि मुस्लिम कम्युनिटीज जो है 2006 का रिपोर्ट है, 2006 और 7 का रिपोर्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब से ज्यादा बैकवर्ड है आज के दिन में। तो
उन 6 से 14 साल की उम्र के जो मुस्लिम चिल्ड्रन होते हैं, या तो वो स्कूल कभी गए नहीं या ड्रॉप आउट कर गए। तो ये ढाई घंटे का डिबेट चला कल राज्यसभा के अंदर। उसके अंदर एमपीज़ ने अपोजिशन के घेरा गवर्नमेंट को कि भाई एंटी मुस्लिम माने माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। बट गवर्नमेंट ने बताया कि हमारी जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स है वो कोई रिलीजन एफिलिएशन बेस्ड नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनमें रिलीजन बेस्ड। सबका साथ सबका विकास उन्होंने प्रेजेंट किया आइडिया। बट अपोजिशन ने उसको सचर कमेटी और फिर बीजेपी ने सचर कमेटी रिपोर्ट को हंटर कमीशन से इक्विवेलेंट किया और बोला कि ये क्लास में रिलीजियस डिवीजन ला रहा है सोसाइटी के अंदर। ये सब ओपिनियन डिस्कशन को अपने को उससे नहीं जानना है, अपने को जानना है सचर पैनल रिपोर्ट क्या है, वो क्या प्रेजेंट करता है, बस। और इसमें हंटर कमीशन का मेंशन किया तो मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में हंटर कमीशन क्या था उसको रिवाइज कर लेना है। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल से पूछने लायक मैटर है नहीं, ठीक है। और इसको मेंस में फॉर्दर पॉइंट्स में आप यूज कर सकते हो। ये डेटा, ये सचर पैनल रिपोर्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हो। अगर माइनॉरिटी बेस्ड आपको इश्यूज प्रेजेंट करने हैं कि माइनॉरिटी से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो यू कैन कोट सचर पैनल रिपोर्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट रिपोर्ट ये है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है एसएसएलवी, उसका डेवलपमेंट 2 फेज का रॉकेट लॉन्च हुआ। उसने सक्सेसफुली ऑर्बिट में तीनों सैटेलाइट पेलोड जो है वो प्लेस कर दिए और ये इसके संग वो ऑपरेशनल व्हीकल्स में जुड़ गया है इसरो के पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलएमवी-3 के साथ। अब देखिए चारों हो गए। चारों लॉन्च व्हीकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चारों का की टेक्निकल फीचर्स क्या है। जैसे कि जीएसएलवी क्रायोजेनिक यूज करता है और 3 स्टेज है, पीएसएलवी 4 स्टेज है। एलएमवी-3 जो है वो गगनयान मिशन के लिए यूज किया जाने वाला है। एसएसएलवी जो है वो यूज किया जाएगा स्मॉल पेलोड्स के लिए। जब उसको इंडिविजुअल सैटेलाइट या 2-3 सैटेलाइट को लॉन्च करना हो लोअर अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल यूज के लिए, उसका ज़्यादा यूज आने वाला है। तो ये अब आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। फिर सेकंड, ये वाला बॉक्स वाला चीज़ हमेशा पढ़ना चाहिए, इससे आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट रेलेवेंट एग्जाम के लिए। ये लॉन्च का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के सेल्फ रिलायंस स्पेस प्रोग्राम्स में, उसके ऊपर कोई हाईलाइट पॉइंट है। फिर ये पिछले जो स्पेस मिशन हुआ था एसएसएलवी का D1, उसमें जो लॉ चेंज जो लिमिटेशंस थे, उसको कैसे ओवरकम किया गया उस पर हाईलाइट है, वो पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ही जानना काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखिए क्या है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, अब वो पुणे में लोकेटेड है। पहले ये नाम लिख देता हूँ, जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, पुणे के पास लोकेटेड है। अब क्या रिसेंटली एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया रेलवे ट्रैक को, जो कि इस पूरे सिस्टम के बहुत ही क्लोज से जाएगा। हाँ, 30 पैराबोलिक एंटीनाज हैं, इनमें से किसी के पास बहुत नजदीक से रेलवे ट्रैक जाएगा जो इस सिस्टम को हैम्पर कर सकता है, बिकॉज ये लो नॉइज में अच्छा काम करता है रेडियो एंटीना। तो ये चैलेंज है, आपको ये समझना पड़ेगा। फिर जीएमआरटी कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया। अपग्रेडेड जीएमआरटी क्या होता है, अब फुल स्केल टेली ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, जीएमआरटी साइट जो है ये पुणे नर्सिंग हाईवे पे लोकेटेड है। हाँ, फिर ये बताया गया इसका कैपेसिटी कितना है, 40 जीबी पर सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है। फिर जीएमआरटी किस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोजेक्ट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको ऑपरेट अंडर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर ऑपरेट हो रहा है। यूनिक फैसिलिटी है, फ्रीक्वेंसी इसका 100 से 1500 मेगाहर्ट्ज है। इसको एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पे काम करने का अलाउंस मिला गवर्नमेंट की तरफ से। 30 प्लस कंट्रीज के साइंटिस्ट पे डिपेंडेंट है, इस पे रिलाई करते हैं और ये अबव फ्रीक्वेंसी रेंज को अलाउ किया गया है। सेंसिटिव ऑपरेशंस कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अभी लकीली ये प्रोजेक्ट किसी वजह से रुका हुआ है, बट ऐसा अगर होता है तो काफी चैलेंजेस आ सकते हैं भविष्य में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस कंटेक्स्ट में आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में इसका आने के डायरेक्ट चांसेस कम है, बट आपको कहीं ना कहीं घुसा ही सकते हो अगर आपको डालना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में फाइट के बीच में, ठीक है। आइडिया ये है। एक्सप्लेन पेज में पहला आर्टिकल ये है कि लिथियम को इन्फर किया गया जम्मू एंड कश्मीर के किसी रीजन में, यानी लिथियम का 5.9 मिलियन टन रिसोर्स को रेफर किया गया सलाल हैमना एरिया, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के। उस उसको बेल्ट को पूरा बोलते हैं रियासी, करसांदू, खेरीकोट, रोहतकोट, दराबी मिनरल ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें देखिए दो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिटेल में बहुत काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया है इसमें कि लिथियम के बारे में दिया। फिर यूएन का एक लॉ होता है, यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज 1997। उसके अंदर कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए पूरा रिसोर्स को निकाला गया। साथ में बॉक्साइट के भी रिसोर्स मिले हैं और भी कई मिनरल ब्लॉक्स मिले हैं। इसके बारे में अपडेट है, इसको पढ़िए, प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछ सकता है। और उसके अलावा इसमें देखिए मेंस में इसका सिग्निफिकेंस आपके यूजेस के ऊपर है। ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो, मेनली जनरल स्टडीज 1 में जहाँ रिसोर्सेज की बात करते हैं वहाँ इसका यूज बन सकता है आइडियली। अदरवाइज ऐसे में तो कुछ भी यूज आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रीलिम्स में बहुत यूज है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंटली रीड कीजिएगा आर्टिकल को और 4-5 की आंसर्स निकाल लीजिए इसमें, तो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बात किया है, तो व्हाट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो पूछ ही सकता है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है। फिर लिथियम रिसोर्स जो है कौन से रीजन में मिला, सलाल हमना एरिया,
कौन सा ब्लॉक था, रियासी, सरसंदू, खेरीकोटा, रोहतकोट, धरावी मिनरल ब्लॉक। ऐसे ऐसे 4-5 फैक्ट्स है तो निकाल लीजिए जो आपको रीड करने हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया उसी में से है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब इंडिया कनाडा का रिलेशन रिसेंट बात चल रहा है बिकॉज इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए और काफी कई साल से रिलेशनशिप साइलेंट चल रहा था, तो कनाडा ने अप्रोच किया, क्रिटिसाइज किया चाइना को और इंडिया से क्लोज रिलेशन बनने का अटेम्प्ट किया। अब देखिए कनाडा इंडिया रिलेशन के बारे में कुछ अपडेट दिया, ये वाला पैराग्राफ पूरा एक बार रीड कीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें कुछ कुछ स्टार्टिंग पॉइंट में दिखा है कि इंडिया कैसा रिलेशन को देखती थी इनिशियली, बिग इश्यूज क्या क्या है, डायस्पोरा 6 के ऊपर मेनली कंसर्न है बिकॉज वो खालिस्तानी हाइड आउट देता है कनाडा, तो उसके ऊपर जानकारी है। प्लस ये वाला पैराग्राफ पूरा एक बार रीड करने से आपको इन जनरल एक ओवरव्यू मिल जाएगा इंडिया कनाडा रिलेशन का। बस इतना ही आपको पढ़ना, बाकी फीचर और फ्यूचर स्ट्रेटेजी जो है वो अभी इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। वो और डेवलपमेंट होगा तो अपने को मिलेगा तो अपने अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी खाली करंट रिलेशन पढ़ना काफी है। फिर आर्टिकल 105 के बारे में बताया, फ्री स्पीच इन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होता है वो आर्टिकल 105 में दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का दिखा हुआ है, पावर्स प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, माने हाउस का प्रिविलेज, फिर मेंबर्स इंडिविजुअल मेंबर्स का भी, फिर कमिटीज देयर ऑफ, इन सबको प्रिविलेज मिलता है आर्टिकल 105 के अंदर। ये जो इम्यूनिटी है ये एक्सटेंड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ भी और कोई उस मिनिस्टर की तरफ जो हाउस के मेंबर नहीं है पर वहां पे बोलने आए हैं। तो ये जानकारी आर्टिकल 105 में दी। साथ ही में आर्टिकल 121 के बारे में बताया गया है कि एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउड और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, एक्सेप्ट अगर कोई मोशन लिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा तो रिमूव करने के लिए जज को, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इस प्रिविलेज का ओरिजिन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अलावा फिर उसका हिस्ट्री बताया, ब्रिटेन में कैसे इवॉल्व किया वो, फिर 1970 का सुप्रीम कोर्ट रूल बताया तेज किरण वर्सेस संजीवा रेड्डी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद 20 साल बाद 1998 में पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का कुछ प्रिविलेज वाला क्वेश्चन हुआ था जहाँ पे ब्राइबरी का बात आया था, जहाँ पे ऐसा बोला गया था कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव का, उन पे उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 एमपीज को वोट मैंने पैसे दिए थे ताकि वो उनके फेवर में वोट करे। उस कंटेक्स्ट में ये कवर कैरी फॉरवर्ड है। फिर आर्टिकल 105, 101 और 105, 105 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2 का बात किया गया है। देखिए 105 आर्टिकल के अंदर 4 क्लॉज है, उसमें 2 क्लॉज का बात किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट है। ये आर्टिकल आप पूरा चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना एटलीस्ट जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया ना उसको रीड कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। और फिर प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर ना एक 10 मार्कर क्वेश्चन भी इजीली बन सकता है, मेंस के लिए भी रेलिवेंट है। आर्टिकल 121, 105, 105 के अंदर 4 क्लॉज है, ये पूरा आपको पढ़ना चाहिए। 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो दोनों के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ जो है, जो डिस्कशन हमने किया उसका हाइलाइटेड पेज पीडीएफ एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।